नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के ऐसे साम्राज्य की जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन जो सबसे प्रभावशाली साम्राज्यों में से एक था, मौर्य साम्राज्य। देखिए, ये सिर्फ एक राजवंश नहीं था। नहीं, ये एक पूरा सिस्टम था, एक ब्लूप्रिंट जिसने बताया कि शासन कैसे होता है, अर्थव्यवस्था कैसे चलती है और नैतिकता के मायने क्या हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब दुनिया का ज्यादातर हिस्सा छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। ठीक उसी समय भारत में एक ऐसी सुपर पावर उभर रही थी जिसने एक बहुत बड़े, मतलब एक पूरे उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे लाके खड़ा कर दिया। इसका स्केल, इसका प्रभाव वाकई में हैरान कर देने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि मौर्य आए कैसे? उनसे पहले माहौल क्या था? देखिए, उस वक्त मगध पर नंद राजवंश का शासन था। काफी शक्तिशाली थे वो। लेकिन फिर एंट्री होती है सिकंदर की। उसके आक्रमण ने खासकर उत्तर पश्चिम में एक तरह का पावर वैक्यूम बना दिया। मतलब सब कुछ अस्थिर हो गया था और बस इसी उथल-पुथल ने एक नए साम्राज्य के लिए दरवाजा खोल दिया। ये टाइमलाइन देखिए, ये साफ साफ दिखाती है कि कैसे उस दौर की जो उथल-पुथल थी वो एक मौका बन गई। सिकंदर के जाने के बस कुछ ही साल हुए थे कि चंद्रगुप्त मौर्य सीन में आते हैं और भारत का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल देते हैं। देखिए, कोई भी बड़ा साम्राज्य सिर्फ एक इंसान नहीं बना सकता। मौर्य साम्राज्य की कहानी भी दो असाधारण लोगों की कहानी है। एक था महत्वाकांक्षी योद्धा और दूसरा एक जीनियस रणनीतिकार। और ये हैं वो दोनों। एक तरफ चंद्रगुप्त मौर्य, जिनकी तलवार ने साम्राज्य को गढ़ा, और दूसरी तरफ कौटिल्य यानी चाणक्य, जिनके दिमाग ने उस साम्राज्य को चलाने का पूरा सिस्टम बनाया। सच कहूं तो ये इतिहास की सबसे कामयाब पार्टनरशिप्स में से एक थी। चंद्रगुप्त की उपलब्धियां कमाल की थीं। सोचिए, उन्होंने सिर्फ नंदों को ही नहीं हराया या यूनानियों को पीछे नहीं धकेला। नहीं, उन्होंने एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया जो सदियों तक चला। और फिर सबसे चौंकाने वाली बात, अपने करियर के पीक पर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और एक जैन भिक्षु बन गए। ये किसी भी शासक के लिए एक बहुत ही असाधारण कदम था। अच्छा, अब आते हैं इस साम्राज्य के सबसे मशहूर शासक पर, अशोक। और बात करेंगे उस एक घटना की जिसने न सिर्फ अशोक के शासन को बल्कि इतिहास की पूरी धारा ही मोड़ दी। तो चलिए सीधे चलते हैं अशोक के दौर में। कलिंग उस वक्त का आखिरी बड़ा आजाद राज्य था और इसे जीतने के लिए एक बहुत ही भयानक, बहुत ही क्रूर लड़ाई लड़ी गई। इतिहास इसे कलिंग युद्ध के नाम से जानता है। और ये सवाल बहुत जरूरी है, क्या होता है जब जीत आपको खुशी नहीं, सिर्फ खौफ दे? कलिंग में अशोक जीते तो जरूर, लेकिन उस जंग के मैदान में जो तबाही हुई, जो खून खराबा हुआ, उसने अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उन्हें जीत का जश्न मनाने का मन नहीं हुआ, बल्कि गहरा, बहुत गहरा पछतावा हुआ। और बस यहीं से अशोक की पूरी पॉलिसी में एक रेडिकल चेंज आया। उन्होंने भेरी घोष यानी जंग के नगाड़ों की आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया और उसकी जगह अपनाई धम घोष की नीति, यानी धम के जरिए जीत, नैतिकता के जरिए जीत। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था, मिलिट्री पावर से मॉरल गवर्नेंस की तरफ। तो इस नई सोच को लोगों तक पहुंचाया कैसे गया? अशोक ने पूरे साम्राज्य में जगह जगह पत्थर के खंभों और चट्टानों पर अपने संदेश खुदवा दिए। और ये सिर्फ राजा के आदेश नहीं थे, नहीं, ये एक मॉरल अपील थी, न्याय की, अहिंसा की, सबकी भलाई की। लेकिन हाँ, इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी था। सोचिए, इतना बड़ा साम्राज्य, अलग अलग कल्चर, अलग अलग भाषाएं, उन्हें एक साथ जोड़ने के लिए ये धम एक कॉमन मॉरल कोड की तरह काम कर रहा था। कह सकते हैं कि ये उस जमाने का एक शानदार मास कम्युनिकेशन कैंपेन था। तो ठीक है, हमने राजाओं की बात तो कर ली, पर इतना बड़ा साम्राज्य रोजमर्रा में चलता कैसे था? उसकी मशीनरी क्या थी? चलिए अब उस जबरदस्त सिस्टम को समझते हैं जिसने इस पूरे एम्पायर को एक मशीन की तरह चलाया। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन की जो नींव थी वो कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत पर टिकी थी। ये सिद्धांत उनके ग्रंथ अर्थशास्त्र से आया है और ये अर्थशास्त्र सिर्फ कोई किताब नहीं है, बल्कि ये स्टेट क्राफ्ट पर एक प्रैक्टिकल गाइड है। ये आज भी अपनी रियलिस्टिक और कभी-कभी तो काफी क्रूर सलाह के लिए जानी जाती है। कौटिल्य का सीधा सा मानना था कि राज्य की सुरक्षा सबसे ऊपर है और उसके लिए कोई भी तरीका अपनाया जा सकता है। इसी सोच पर उन्होंने सप्तांग सिद्धांत दिया। इसका मतलब है कि राज्य एक शरीर की तरह है जिसके 7 जरूरी अंग हैं और सभी का मजबूत होना बहुत जरूरी है।
ये डायग्राम इसे बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, राजा यानी स्वामी बिल्कुल सेंटर में है और बाकी के 6 अंग जैसे मंत्री, जमीन, किले उसे सपोर्ट करते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, अगर एक भी अंग कमजोर हुआ तो पूरा का पूरा राज्य ही कमजोर पड़ जाएगा। तो ये हैं वो 7 अंग: स्वामी यानी राजा, अमात्य यानी मंत्री, जनपद यानी लोग और जमीन, दुर्ग यानी किले, कोष यानी खजाना, दंड यानी सेना और न्याय व्यवस्था, और आखिर में मित्र यानी आपके सहयोगी। हर एक का अपना एक खास रोल था और ये सब मिलकर ही राज्य को मजबूत बनाते थे। अब इस थ्योरी को जमीन पर उतारने के लिए एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड ब्यूरोक्रेसी थी। एक पूरा पदानुक्रम था। सबसे ऊपर राजा, उसके नीचे मंत्री परिषद, फिर आते थे तीर्थ जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स के हेड होते थे, और उनके नीचे थे अध्यक्ष जिनका काम था इकोनॉमी के हर छोटे बड़े पहलू पर नजर रखना। ये कुछ उदाहरण देखिए, इससे अंदाजा लगेगा कि कंट्रोल कितना गहरा था। नावों के लिए एक अलग सुपरिंटेंडेंट, बाजारों को मैनेज करने और धोखाधड़ी रोकने के लिए दूसरा, सरकारी खेती के लिए तीसरा, और तो और सिक्के ढालने वाली मिंट के लिए भी एक अलग सुपरिंटेंडेंट था। मतलब राज्य का कंट्रोल समाज के हर कोने तक पहुंचा हुआ था। तो फिर से वही सवाल आता है, इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स एम्पायर पर आखिर पकड़ बनाकर कैसे रखी गई? जवाब 2 चीजों में है, एक मिलिट्री पावर और 2 इंटेलिजेंस। पहली चीज, मौर्यों के पास एक बहुत बड़ी और प्रोफेशनल आर्मी थी। इसमें पैदल सैनिक थे, घुड़सवार थे, रथ थे और सबसे खतरनाक, इनकी वॉर एलिफेंट यूनिट। ये उनकी ताकत का सबसे साफ प्रदर्शन था। लेकिन जो चीज इससे भी ज्यादा दिलचस्प है वो है इनका जासूसी सिस्टम। राज्य की आंखें और कान सचमुच हर जगह थे। गूढ़ पुरुष कहे जाने वाले सीक्रेट एजेंट्स साधुओं, व्यापारियों, यहां तक कि स्टूडेंट्स का भेष धरकर जानकारी जुटाते थे। इनमें भी 2 तरह के एजेंट थे, एक जो एक ही जगह टिककर काम करते थे और दूसरे जो घूम घूम कर जानकारी लाते थे। ये बिल्कुल एक मॉडर्न इंटेलिजेंस नेटवर्क जैसा था। अब देखिए, हर बड़े साम्राज्य की तरह मौर्य साम्राज्य का भी अंत हुआ, लेकिन इसका गिरना इसकी कहानी का एंड नहीं है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये साम्राज्य खत्म कैसे हुआ और अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गया। अशोक की मौत के बाद जो उनके उत्तराधिकारी आए वो उतने काबिल नहीं थे। नतीजा, साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। ये पश्चिमी और पूर्वी 2 हिस्सों में बंट गया और आखिरकार 184 ईसा पूर्व में आखिरी मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या कर दी गई और इसी के साथ इस महान वंश का भी अंत हो गया। तो फिर मौर्य साम्राज्य को हम किस लिए याद रखें? इसकी लेगेसी क्या है? 2 सबसे बड़ी चीजें हैं। पहली, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जिसने आगे आने वाले भारतीय राज्यों के लिए एक मॉडल का काम किया, और दूसरी, अशोक की वजह से बौद्ध धर्म का भारत की सीमाओं से निकलकर एक वर्ल्ड रिलीजन बनना। और आखिर में ये एक सवाल है जो हमें सोचना चाहिए, मौर्यों का ये पूरा अनुभव आज भी उतना ही रेलेवेंट है? एक पावरफुल स्टेट को अपनी मिलिट्री ताकत, इकोनॉमी पर कंट्रोल और अपने नैतिक आदर्शों के बीच बैलेंस कैसे बनाना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर जमाने के शासक ढूंढते रहे हैं।